फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आप लगातार पीटी स्पेशल कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। और उस मॉडर्न इंडिया में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, उसके प्रथम अधिवेशन को, उसकी मांगों को, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया था। आज की इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और हम पढ़ेंगे कि जो उदारवादी चरण रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो कब से कब तक रहा है और उनका स्वरूप क्या था, उनकी मांगें क्या थी, काम करने का तरीका क्या था और उसके प्रतिफल के रूप में क्या मिला था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, ठीक है, हेडिंग आप लिख लेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, ठीक है। तो जो इसका ड्यूरेशन है वो 1885 एडी से लेकर के 1905 एडी तक है। 1850 एडी से लेकर के, यानी कि 1850 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक है। ठीक है, उदारवादी चरण। अब उदारवादी चरण का मतलब ये शब्द से ही स्पष्ट है। उदारवाद का मतलब कि बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं होना किसी चीज़ को लेकर के, अन्य विनय से काम करना है। अपनी मांग को रखने का जो एक तरीका है, वो चाहे मांग हो जो है या पत्र के माध्यम से या स्ट्राइक करके, यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करना जिसमें कठोरता हो, तो ऐसे काम क्या होते हैं, उदारवादी काम कहलाते हैं। तो जो उदारवाद का चरण है वो 1885 से 1905 ईडी तक चलता है। और जिसके नेता है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग जो है इसके नेता हुए। और इन्हीं का प्रभाव जो है, मदन मोहन मालवीय, इन सारे लोगों का प्रभाव जो है कांग्रेस पर उस वक्त था। ठीक है, तो जो उदारवादी चरण है इसने क्या दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, या इसका जो है फायदा क्या हुआ, और उनका काम करने का तरीका क्या था, इन सारे बिंदुओं को आप अगर समझेंगे तो इनसे अगर कोई सवाल आया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इनका जो काम करने का तरीका था वो प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण, ठीक है। ये तीन इनके हथियार थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये तीन इनके हथियार थे। तो ये प्रार्थना करते थे, ठीक है, ये प्रार्थना करते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी कि नैतिकता का हवाला देते थे। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजों ने कहीं पर शोषण करने का काम किया या जो है कुछ गलत वो कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना जाकर ये करते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं महोदय और आपको ये नहीं करना चाहिए। जो दूसरा उनका तरीका है वो प्रतिवेदन है, यानी कि वो संवाद के माध्यम से, लिखित संवाद के माध्यम से अपनी बातों को रखने का जो है वो कोशिश करते थे और वही करते थे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई गड़बड़ हो रहा है तो वायसराय को चिट्ठी लिख दी कि आप ये गलत कर रहे हैं, 50-60 लोगों का सिग्नेचर ले लिया। तो इस तरह का काम ये लोग करते थे। जैसे वर्तमान में बहुत सारी NGOs लोग जो है काम करते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो तो मुख्यमंत्री को जो है पत्र लिख दिया और अपनी मांगों को उसमें रख दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका था। स्मरण का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने अंग्रेजों ने कुछ गड़बड़ किया और ये कांग्रेस के लोग गए, उनसे उन्होंने बात किया, उन्होंने भी नहीं किया और वो मान गए, ठीक है ये काम हम जो है नहीं करेंगे, अगर ये गड़बड़ है तो ये काम हम नहीं करेंगे। और बाद में जब स्थिति नहीं सुधरी तो ये स्मरण भी उनको करवाते थे कि आपने वादा किया था कि आप ये काम नहीं करेंगे और आप लगातार ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका एक तरीका था। ठीक है, अब जो इनका कार्यक्रम था, जो इनका उद्देश्य था, ये कर क्यों रहे थे, वो क्या था, इनका जो कार्यक्रम था वो क्या था। इनका जो कार्यक्रम था वो क्या था? राष्ट्रवाद की चेतना को जन्म देना, राष्ट्रवाद की चेतना को जन्म देना।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित था। बहुत आज़ादी के बाद में 500 से ज़्यादा जो है रियासतें थी। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने अलग अलग खंडों में भारत विभाजित था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की चेतना के बिना कोई मूवमेंट नहीं हो सकता था, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता था, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति को में ये भावना नहीं होती कि लड़ाई मेरी है तो लड़ाई में कूदता नहीं। तो इसलिए राष्ट्रवाद की चेतना का जन्म लेना बहुत ज़रूरी था। और जो यूनाइट इंडिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यूनाइट इंडिया इसी राष्ट्रवादी प्रयास का जो है एक परिणाम रहा है, जो बाद में भारत को आज़ादी दिलाता है और उसके बाद में उसका स्वरूप आज आप देख रहे हैं। तो बिना राष्ट्रवादी चेतना के कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाता। गांधी जी के पीरियड आते आते एक राष्ट्रवादी आंदोलन जो है चलाने के लिए जनता तैयार हो गई थी, क्योंकि वो इंडिया को एज ए स्टेट जो है समझने लगे थे। और इसके पीछे कौन लोग थे? यही उदारवादी लोग थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना को जन्म देने का जो है क्या किया, प्रयास किया। जो दूसरा है जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। तो इन उदारवादियों ने किया क्या कि जनता को ये समझाने लगे कि कोई स्टेट कैसे चलता है, तुम्हारे ऊपर अंग्रेज राज कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए राजनीतिक रूप से जो है जनता का प्रशिक्षण करना इन लोगों ने क्या किया, शुरू किया। तो ये उनका दूसरा मुख्य काम था। जो तीसरा काम इन्होंने किया वो जो अंग्रेज़ों का एक थियरी था कि हम जो है इंडिया के लिए अच्छा करने को यहाँ आए हैं, यानी कि इंडिया को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में आए हैं, उसके खिलाफ उसकी पोल खोलने का काम किया। और वो पोल इस तरीके से खोला कि जो धन यहाँ से बाहर जा रहा था वो सारे डिटेल्स इन्होंने खोज करके जनता के सामने ला करके आसान भाषा में रख दिए। ठीक है, तो ये जो है ये तीसरा काम इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिसे अर्थतंत्र का मीमांसा कहते हैं। अर्थतंत्र का मीमांसा। अर्थतंत्र का मीमांसा, ठीक है, अर्थतंत्र का मीमांसा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो उदारवादी थे इन्होंने अंग्रेजों के उस षड्यंत्र को उजागर कर दिया जिसमें वो भारत के मुक्तिदाता बने हुए थे, और ये प्रूव किया कि किस प्रकार भारत से धन ये लोग बाहर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ मुख्य काम इन लोगों के थे उदारवादियों के। ठीक है, अब उदारवादियों के जो कुछ और काम है उसमें इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन किया। उसके बाद में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की भी स्थापना की गई। साथ ही कांग्रेस ने 1889 में एक ब्रिटिश समिति बनाई, और उस समिति ने जो समिति बनाई गई उस समिति ने इंडियन नामक एक समाचार पत्र भी जो है निकालना शुरू किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम थे जिससे इन उदारवादियों ने जो अंग्रेजी लोग थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, उनका ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि जो अंग्रेज ब्रिटेन में बैठे हुए थे उनको ये बात नहीं पता थी कि किस प्रकार उनके भेजे गए अधिकारी और उनके भेजे गए पुलिसकर्मी सैनिक भारत में क्या कर रहे हैं। तो इन सारे बातों को उजागर करने का काम इन उदारवादियों ने किया, और इसका भारत को फायदा भी मिला। इसका भारत को फायदा इस तरीके से मिला कि एक तो जनता में राष्ट्रीयता का जो है एक भाव जो है जन्म गया। दूसरा ये है कि वो अंग्रेजों को मुक्तिदाता समझ रहे थे, तो उनका वो भ्रम जो है इन लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छी चीज हुई इस उदारवादी चरण में। हालांकि जो आलोचक हैं वो इस उदारवादी चरण को इस तरीके से देखते हैं कि ये जो है अंग्रेजों से अनुनय विनय करने की नीति सही नहीं थी, क्योंकि वो इससे मानने वाले नहीं थे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। जो आलोचक दूसरी बात कहते हैं वो ये है
कि उदारवादियों ने कभी भी आज़ादी की मांग नहीं की। उदारवादियों ने कभी भी आज़ादी की बात नहीं की, यानी कि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता की बात कभी भी जो है उदारवादियों ने नहीं की। जब बाद में उग्रवादी चरण आएगा तो वहाँ पर जो है स्वराज्य की मांग होगी। लेकिन उदारवादियों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा नहीं खोला कि आप चले ही जाइए देश को। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार आप जो है ब्रिटेन में राज कर रहे हैं, अपने जनता को अधिकार दे रहे हैं, उसी प्रकार आप हमारे भी अधिकार हमको दे दीजिए। और उसी क्रम में दादा भाई नौरोजी का वो किताब का जिक्र आता है जिसमें वो लिखते हैं द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार एक ही सरकार दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से काम कर रही है। रोमेश चंद्र दत्ता का धर्म बहिष्करण का सिद्धांत। तो ये इन सारी चीज़ों में जो है रोमेश चंद्र दत्ता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को खोलकर रख दिया, जिसका फायदा आगे आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिला। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगली क्लास में हम उग्रवादी चरण को समझेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण है उसको समझेंगे। उसके बाद में किस प्रकार कांग्रेस में विभाजन हो जाता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।